भाई आगे के बाद हम सबके बीच में आते हैं उन महापुरुषों के युग पर पूर्ण करने का कष्ट करें। अब मैं मिला था दो महापुरुषों का जन्म हुआ। मैं उन दोनों महापुरुषों को कोटान नमन करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिता तुल्य अध्यक्ष महोदय, हम सबके संरक्षक मार्गदर्शक मुख्य सचिव महोदय, हमारे बीच इस हरदोई के जाने माने आठों सर्जन और समाज सेवी विचारक, और मुझे सबसे पहले किसी ने मंच पे खड़े होकर अगर बुला के मंच पे बोलने के लिए सिखाया, डॉक्टर अरुण मौर्य जी भी बैठे हुए हैं, क्रांतिकारी नेता सर्वेश जनसेवा जी भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच सेवा निवृत्त अपर जिलाधिकारी महोदय श्री पी पाल जी, वर्तमान में हरदोई में पीडी साहब, परियोजना निदेशक श्री रामराज पाल जी, भाई शाहजहांपुर की धरती से चलकर आए माननीय रामराज पाल जी, दादा विवेक सिंह पाल जी, सतपाल भाई विकास जी, बीपी सिंह पाल जी और शाहजहांपुर के यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष आदरणीय कप्तान पाल जी, सामने बैठे सभी लोग तो चिरपरिचित ही हैं, नाम ना ले पाने के लिए क्षमा चाहते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, काफी देर से कई वक्ताओं ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया होगा। पेरियार साहब का अगर जन्मदिन हो, ढोंग आडंबर पाखंड पे बात ना हो तो ये भी कोई मजा ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो पेरियार साहब के बारे में तो बहुत लोग बता चुके, मैं भीमाबाई होलकर जी के बारे में बताना चाहूंगा। और उन्हें बताने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद की उस लाइन को भी दोहराना चाहिए, और बाद में थोड़ा बहुत लिखा तो उसे पढ़ते भी नहीं, इसलिए हमारा नाम इतिहास में नहीं कहीं मिलता। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो महान नहीं थी, वास्तव में वो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई बहुत महान थी, मैं उन्हें नमन करता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस वीरांगना से इस लड़ाई को सीखा था, वो वीरांगना कोई और नहीं थी, वो हमारे समाज में जिनकी जन्मी वीरांगना भीमाबाई होलकर। भीमाबाई होलकर का जन्म उसी वक्त हुआ था जिस वर्ष रानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई। 14 अगस्त को 1795 में महारानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई, और 17 सितंबर 1795 में भीमाबाई होलकर जी का जन्म इंदौर के प्रसिद्ध महाराज यशवंतराव होलकर के घर में हुआ। और यशवंतराव होलकर का नाम कितना है इंदौर में, आज भी आप चले जाइए, जो सबसे बड़ा अस्पताल है एमआईएच, महाराज यशवंतराव होलकर। इंदौर स्टेडियम, इंदौर हवाई अड्डा, इंदौर का रजवाड़ा, यानी आधे इंदौर में जो विरासतें हैं, आधे इंदौर के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और विद्यालय हैं, तो उनकी स्थापना का जब बोर्ड आप देखोगे तो महाराज यशवंतराव होलकर के नाम महाराज यशवंतराव होलकर ने बनवाया था। आज भी उनकी याद में इंदौर में एक शोभा यात्रा, सौर यात्रा निकाली जाती है महाराज यशवंतराव होलकर, और इंदौर के लोग उन्हें आधुनिक इंदौर का निर्माता भी मानते हैं। ये उनकी बेटी थी। अपने जन्म के कुछ ही दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में महाराज यशवंतराव होलकर मारे गए लड़ाई में। 14 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, और 19 साल की उम्र में आप विधवा हो गए। जब विधवा हो गए तो अपने मायके में रहने की आयु में यशवंतराव होलकर के पुत्र को, नाबालिग पुत्र को राजगद्दी में बैठाला गया।
जब अंग्रेजी शासन ने देखा कि मात्र 11 वर्ष का लड़का शासन में बैठा है, मालवा की स्टेट पे इतना समृद्धशाली राज्य पे बैठा है, लाओ आक्रमण किया जाए या इसे अपने या संधि कर ली जाए। जब उनको युद्ध का पैगाम भेजा गया तो वो 11 साल का लड़का हिम्मत हार गया और उसने कहा कि मैं संधि पत्र पर सिग्नेचर कर दूंगा। ये बात जब बड़ी बहन, वो उस समय मात्र 22 वर्ष की थी, भीमाबाई होलकर जी को पता चली, उन्होंने कहा कि बिना लड़े मैं हरित संत स्वीकार नहीं करूंगी और मैं सेना का नेतृत्व करेंगे। साथियों, इतिहास और गूगल पे सर्च करके देख लेना, एक दिनांक है 24 दिसंबर सन 1817, एक लड़ाई मोहितपुर की या माहितपुर की कही जाती है। कहीं गूगल पे मोहितपुर लिखा है, कहीं माहितपुर लिखा है। ये युद्ध जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की गई इंदौर शासन पर, तो अंग्रेजों के सेनापति हिलसी और कैप्टन हंट, जो उनके बहुत बड़े तीरंदाज और योद्धा हुआ करते थे, वो उन्होंने चढ़ाई की। उन्हें पता चला कि उधर से सेना का नेतृत्व 22 साल की वीरांगना भीमाबाई होलकर ने किया था। ये इतिहास में दर्ज है। 1817 सन में तो उन्हें ये भरोसा नहीं था कि कोई स्त्री के नेतृत्व में भी लड़ाई इतनी महंगी पड़ेगी। और कैप्टन हंट देखते थे कि रानी वो किधर हैं, और तब तक बिजली की गति से वीरांगना भीमाबाई होलकर ने उसका कंधा काट दिया। चाहती तो बदली कर सकती थी, उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है, हम नियत पे बात नहीं करते। उसके बाद एक संधि हुई, वो लड़ाई हम जो जीत गए, लेकिन दोबारा फिर युद्ध हुआ। फिर वीरांगना भीमाबाई होलकर को बिना बताए राजा ने संधि कर ली, वो नाबालिग लड़के ने। उन्हें दोबारा जब पता चला तो दोबारा भी उन्होंने अंग्रेजों से जो युद्ध किया, उसके बदले में अंग्रेजों ने जो इंदौर में अपनी छावनी की स्थापना करनी चाहिए थी, वो स्थापना को इंदौर से हटाकर महू छावनी में कर दिया गया। उसी महू छावनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। और इन्हीं भीमाबाई होलकर जी के नाम पर उनकी माता जी का भी नाम भीमाबाई होलकर। एक तो इनकी हम और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जीवनी जो उनकी लिखी गई, उनमें भी जिक्र है कि भीमाबाई होलकर से प्रेरणा लेकर महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था 1857। हम लोग 1857 की क्रांति तो पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को तो पढ़ते हैं, लेकिन शायद हमारे लोगों को यह पता ही नहीं था कि उनसे बहुत पहले वीरांगना भीमाबाई होलकर प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव प्राप्त कर चुकी थी। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये जानने की जरूरत है। दूसरे महापुरुष के बारे में बहुत लोग बता चुके, मैं ज्यादा नहीं बताना नहीं चाहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की विचारधारा कितनी मजबूत रही होगी कि तमिलनाडु में तमाम सत्ताएं देश में लोग कहते हैं इनकी लहर, उनकी लहर, तमिलनाडु में कभी कोई लहर नहीं चलती है, वहां पेरियार की लहर चलती है। 70 वर्षें हो गई, कोई लहर का असर नहीं है। इसलिए हम तो उत्तर भारत में भी लोगों से कहते हैं जिस दिन तुम पेरियार को पढ़ लोगे तुम पे कोई असर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जब मैं पेरियार जयंती पे जाता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि आपने 7 दिन भागवत सुनी है, 2.5 दिन आपने अखंड पाठ स्पीकर से सुने, कितने व्रत कितने तीर्थ किए हैं। हो सकता है लोगों ने बता दिया कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, देखा नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ इस मंच से, आप पेरियार कथा सुन लो, इस गेट से बाहर जाते ही तुम्हें फल मिलने लगेगा। गेट से बाहर निकलोगे फल ना मिले, मेरा नंबर नोट कर लो, हमसे कहीं पूछ लेना, फल मिलने लगेगा। वो फल क्या है? पेरियार की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा समाज धार्मिक अंधविश्वास में इस कदर डूब जाता है कि दाढ़ी बनाने से पहले सोचता है कि आज दाढ़ी बनाने के लिए रास्ता, तब जरूरत पड़ती है पेरियार साहब के लोगों, नाखून काटने पे, कपड़े धोने पे, महिलाएं बाल धोने पे,
हम लोग अंधविश्वास के कारण हम चाहते हुए दाढ़ी नहीं बना सकते हैं, चाहते हुए महिला बाल नहीं धो सकती है, चाहते हुए कपड़े नहीं धो सकती है। उस समय जरूरत पड़ती है कि क्या हम ऐसे में आजाद हैं? बताओ, एक विचार हमारे ऊपर थोपा गया है क्या? मैं अगर हम लोग कहते हैं हम तो 15 अगस्त को आजाद हो, जो 15 अगस्त को आजाद अगर हो गए हो तो आपको दाढ़ी बनाने में कौन रोक रहा है? इसका मतलब तुम अंग्रेजों से केवल आजाद हुए हो, और अंग्रेजों की गुलामी केवल भौतिक गुलामी थी। दुनिया में 4 गुलामी है, सबसे बड़ी होती है धार्मिक गुलामी, और दूसरे नंबर पर होती है मानसिक गुलामी, तीसरी होती है आर्थिक गुलामी, और चौथी होती है भौतिक गुलामी। चौथी सबसे छोटी गुलामी है, अंग्रेज आए क्या फायदा? अंग्रेज ना रहते, आज भी रहते या ना रहते, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ेगा जब हम मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और धार्मिक गुलामी से आजाद हो जाएंगे, उस दिन हम पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे। और वो आजादी, उस आजादी के लिए हमें कोई लड़ाई बाहर नहीं लड़नी पड़ेगी, तो वो तलवार से नहीं लड़नी पड़ेगी। केवल हमें अपने महापुरुषों को हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ऑटोमेटिक वो आजादी हम जीत जाएंगे। और हम एक स्वतंत्र, कभी कभी मंचों से कह देता हूँ, थोड़ी असभ्य भाषा हो जाती है लोगों की नजरों में, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोगों ने बैल भी देखा होगा, सांड भी देखा होगा। बैल को रोज आटा खिलाया जाता है और दूधता है, लेकिन बैल हमेशा 2 कुंटल 1.5 कुंटल से ऊपर नहीं हो पाता। सांड की जिंदगी कुछ पता ही नहीं कब उसे मिलेगा खाना, फिर नहीं मिलेगा, किसी दिन बहुत मिलेगा, किसी दिन कम, लेकिन वो हमेशा 5 कुंटल का। हम लोग धार्मिक बैल हैं, धर्म हमें जोत रहा है, दिन भर जोत रहा है, और हम उसी लिए पलट नहीं पा रहे। हम धर्म के बैल हैं। हम आपसे कहते हैं कि तुम धर्म के बैल बनने से एक बार पेरियार साहब के साथ बन के देख लो। बताइए, छुट्टा कोई मतलब नहीं, हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं। राष्ट्रपति हमारी दाढ़ी बनानी बस ब्लेड हो, मतलब थोड़ी जरूरत है। दिन से क्या मतलब? नाखून काटने हमें क्या मतलब? लोग कहते हैं आज वो फला आज हमारा से हमें क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं है। अरे हमें जिंदगी जीने के लिए ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ऐसे महापुरुषों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर भी अपना गुरु मानते थे। और आज आरक्षण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 5 किलो, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन इस मंच के माध्यम से वो दर्द है, मैं जरूर थोड़ा कहूँगा। 5 किलो राशन ने तुम्हें 50 साल पीछे धकेल दिया है। इसका तुम्हें ज्ञान हो अथवा ना हो, आने वाली पीढ़ी, तुम भले बस्ती में हो, 5 किलो राशन पे मस्ती में हो कि नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, हमें इससे बढ़िया कौन सरकार, हमको गल्ला मिल रहा है और तय बहुत खुश आए, हमें डिमांड मिल रही पूरी। तुम खुश हो सकते हो, लेकिन जब आने वाली पीढ़ी जवाब मांगेगी, आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जिस समय हमारा आरक्षण खत्म हो रहा था उस समय तुम क्या कर रहे थे? जिस समय नौकरियां खत्म हो रही थी तुम क्या कर रहे थे? जिस समय भारत के बड़े बड़े संस्थान बेचे जा रहे थे तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे हक अधिकारों पे डाका डाला जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? जवाब तुम्हारे पास एक ही होगा, हम 5 किलो राशन में मस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई थी, यही करती थी। इशारा मैं कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह सकता कि 5 किलो राशन तुम्हें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के बर्बादी के रास्ते खोल रही। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अपने महापुरुषों की विचारधारा पढ़ लो, तुम्हारा भला हो जाए। दुनिया भर की तुमने किताबें पढ़ डाली, कई कब तो देखते हैं कभी कभी हम लोग ग्रुप पे कुछ लिख देते हैं पेरियार साहब के बारे में, हमारे ही लोग हमसे लड़ाई लड़ते हैं, बहस करते हैं, अनर्गल बहस करते हैं, व्यक्तिगत अपमान की बात करते हैं। हम उनसे यही कहते हैं, हमने तुम्हारे सदियों से हमने तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता झेले, क्या तो हमारा एक पेरियार नहीं झेल पा रहा है? तुम्हारे हमने 33 करोड़ देवी देवता झेले हैं, तुम्हारे हमने हजारों लाखों पाखंडों को झेला है, और खाली झेला ही नहीं है, हमने अपने खून से सींचा है, और यहाँ तक हमारे मरने के बाद हमारी हड्डियां तक, हमारे पूर्वजों की हड्डियां ने भी लोगों को कमाई करके गया वगैरह में कमाई करा दी है हमारी हड्डियों ने। मरने जिंदा तो हम कमाई देते ही रहे,
जिंदा में तो हम लोगों को कमाई खिलाते ही रहे, कहीं से पूजा का नाम और उस पूजा के नाम से उस पूजा का मर गए। हमारी हड्डियां यहाँ जहाँ ले जाई गई वहां भी कुछ लोगों को रुपया पैदा करा गए। हमने उनको भी झेल लिया। जब तुम एक देर हमारा करियर नहीं झेल पा रहे, 7 दिन के तुम्हारी हमने गपोल कल्पित गप्पे सुन के हमने 7 दिन भागवते हमने सुन ली। पहले अध्याय में तुमने कहा गाय को फल खिला के गोबरा पैदा कर दिया। दुनिया जानती है, विज्ञान जानता है कि कोई चीज गाय को खिलाओ तो गोबर बनेगी कि वो बच्चा पैदा हो जाए। हम हाथ में जाइए, गर्भाशय में जाए। इतने तुमने हमें आडंबरों में पाखंडों में रखा। जब हमने तर्क की बात की, हमारे लोग हमसे बहस कर। और ये भारत की शिक्षा पद्धति बीच में थोड़ी सुधार हुआ था। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि तुम सोच कर भी अम्बेडकर और पेरियार के विचारों को नहीं पनप पाओगे। इसलिए नहीं पनप पाएंगे विचार, फिर ये हमारी मीडिया ही सहारा रह जाएंगी। जो चंद लोग जो मंच पे बैठे हैं, इन लोगों के विचार ही भरे, लेकिन किताबें हमारे बच्चों को अंधा कर। किताबों में कक्षा 7 की किताब में लिखा है कि ऋषि अगस्त ने, महर्षि अगस्त ने टिटहरी के अंडे बचाने के लिए पूरा समुद्र पी लिया। ये कक्षा 7 के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। क्या ये बात किताबों में लिखी होनी चाहिए? क्या भगीरथ गंगा जी लाए ये बात लिखी होनी चाहिए थी? कोई कमांडर से नदी निकली ये बात किताबों में लायक है? नहीं। जब यहीं कोई दूर नहीं, चलो अमेरिका के तो हम लोग है ना, ये उत्तराखंड में तो गंगा उद्भव होता है। ऐसी ऐसी चीजें हमको पढ़ाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। बच्चे अपने आप इतने अंधभक्त पैदा हो रहे हैं जिन्हें समझाना आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल। सब झूठी कल्पित। उस समय ऐसे इस पाखंड अंधविश्वास के धूप अंधेरे में हमारे पास उजाले के लिए 2 लाइटें हैं बहुत बड़ी। एक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और डॉक्टर बाबा साहब। इस अंधेरे में तुम्हारे लिए लाइटें और रखाएं, लाइटें हैं। इन्हें पकड़ के अगर आगे निकल जाओ, नहीं तुम्हारी गाढ़ी कमाई इन्हीं झंझटों में ही निकल जाएगी। और अब तो एक नई समस्या और पैदा हो गई। अभी तो ये कई वर्ग में कथावाचक हुआ करते थे, अब पता लगा कि हर जात में कथावाचक हो गए। और बता रहा हूँ कि ये सबसे खतरनाक, जब कोई अगर हमारे यहाँ नौकरी पा जाए अच्छी बात, तो कुछ नहीं हमें देगा तो हमसे कुछ लेगा भी नहीं। लेकिन अगर हमारे समाज में कभी कथावाचक पैदा हो जाए तो समझ लेना ये कम से कम 50 घरों की बर्बादी के रास्ते। बहुत सही। तो हमारा कोई हमारा मौसा होगा कथावाचक, वो हम पे दबाव बना लेगा, भैया चलो करवाए जाओ, आधो का जनरेटर हमने डीजल दमदार दिया शुरू 3 लाख रुपया भंडारा। कोई रिश्तेदार होगा, नातेदार होगा, कोई ज्यादा दबाव बना लेगा अन्य लोगों की अपेक्षा। तो समाज में अगर कथावाचक पैदा हो जाए, समझ लेना समाज का कलंक पैदा हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत वक्ता यहाँ बैठे हैं, हालांकि पेरियार साहब कोई साधारण विषय नहीं है। इस विषय को तो बहुत लंबा खींचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इनके बोला जाए तो आदमी 24 घंटे बोलता रहेगा, लेकिन ये बातें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि 5000 वर्षों की जमी हुई इकाई को 5 मिनट में समाप्त नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए समस्त अतिथियों का आप सभी लोगों ने हमारी बात को बड़े दौर से सुना, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने महापुरुषों को कोटान नमन करते हुए और अगले साल फिर हम लोग कार्यक्रमों के माध्यम से मिलेंगे। किसी को कोई भी शंका अगर रह गई हो, किसी को लगा है कि यहाँ बताया गलत बताओ, हमारा नंबर ले ले, हमसे व्यक्तिगत बात कर ले और अपने अपने समाज में अपने अपने कर्म कांड के लिए पुरोहित बना लेना। नहीं तो ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये मेरा दावा। हमारा नंबर 790-575-9310। आपके हित में अपने शरीर की एक गोली लगा दूं तब भी मैं आपके दिल से अदा नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बहुत देर से आप बैठे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं
सभी से पुनः निवेदन ये भी करते हुए डॉक्टर साहब ने भी कहा कल एक कार्यक्रम है ओबीसी और इन्हीं तमाम बातों को लेकर एक सामाजिक कार्यक्रम है, किसी पार्टी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की भागीदारी हो सकता है उन लोगों के लिए हमारा वहां का काम नहीं। जब आप अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे तभी ये तमाम दल और तमाम जो है लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। इन तमाम में सबको कल के लिए आमंत्रित करते हुए और सभी लोग जहाँ पर आए जलपान की व्यवस्था है, सभी लोग बैठे रहें क्योंकि खड़े होने से व्यवस्था हो जाएगी। हम भी बैठे रहे बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श करते हुए हाथ अभिनंदन करते हुए बच्चा से बैठे हुए सभी नेताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनके सहित इस सूर्य समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं उन सबके चरणों में इस मंच के माध्यम से पूरे समाज और सभी लोगों के तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए सर्वप्रथम संचालक महोदय हमारे कमलेश पाल जी हैं, बहुत बढ़िया संचालन करते हैं, इनको बहुत बहुत अपने तरफ से देते हुए और इन कार्यक्रमों जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को संचालित और व्यवस्थित करने वाले लोक माता अहिल्याबाई होलकर यूथ ब्रिगेड शाखा हरदोई की जो कमेटी है पूरी कमेटी को अध्यक्ष अरुण पाल जी, अवधेश पाल जी, उपाध्यक्ष दिनेश पाल, अंकित पाल, मुकेश पाल जी, महामंत्री राहुल पाल, दिवाकर पाल, रजनीश पाल जी, सचिव सचिन पाल, विनोद पाल, औरत पाल जी, कोषाध्यक्ष सोमेंद्र पाल उर्फ सोनू पाल जी, विधिक सलाहकार सर्वेश पाल एडवोकेट जी, चंद्रशेखर पाल एडवोकेट, रघुवर दयाल पाल एडवोकेट, राम सागर पाल एडवोकेट, सोशल मीडिया प्रभारी जितेंद्र पाल, अमित पाल, अनुज पाल, प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश पाल जी, कमलेश पाल जी, अभिषेक पाल जी, सदस्य शोभित पाल, विकास पाल, सोम पाल, प्रेम पाल, जगेश्वर पाल और राधेश्याम पाल जी, सुशील पाल जी, इन सभी सब नौजवान साथी हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन अपने तरफ से और पूरे हरदोई के बाल समाज के तरफ से मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इसलिए भी करता हूँ कि सदैव ये संगठन के तरफ से कार्यक्रम रखा गया और आज का कार्यक्रम तो बहुत सफल कार्यक्रम रहा, इसलिए पुनः इनको हार्दिक अभिनंदन। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वयोवृद्ध मास्टर साहब धनीराम भाई जी, हमारे बड़े भाई और बहुत तेजस्वी वक्ता समाज सेवी और एससी ओबीसी की
लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरुण मौर्य जी, श्री पाल जी, हमारे जो है बहुत संरक्षण हमारे ऊपर रहता है इनका, और एडीएम के पद से रिटायर हुए हैं, बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद। सर्वेश जनसेवा जी बहुत ओजस्वी वक्ता है, हमने तो आगे सुना, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। और श्री रामकृष्ण पाल जी सजापुर की धरती से पधारे हैं और बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश पाल जी हरदोई में पेरियार बात की अलग जगाने वाले हमारे भाई सुरेश पाल जी, श्री वीपी सिंह पाल जी, केपी सिंह जी सजापुर, रामराज पाल जी, पीडी साहब, रामूपाल सदर जिला पंचायत, नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत। साथियों, सबसे अच्छी बात तो यह रही कि समय बहुत गुजर गया, हमको लगता है 4-5 घंटा का चल रहा है, लेकिन सभी लोग तस्के मस्ते हुए बैठे रहे, जमे रहे। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब हमारा मौका लगता है तो कुर्सियां खाली हो जाती हैं। तो साथियों, ये कार्यक्रम जो आज हुआ, अब ये कार्यक्रम इसलिए भी होते हैं कि हमारे जो पुरखों ने क्या किया, क्या बलिदान दिया, हम उनको याद करने के साथ में, जैसे नहीं होता है कि कोई किताब पढ़ी और पढ़ने के बाद में उस किताब को रख दिया, तो जब परीक्षा आती है तो कहते हैं रिवीजन कर लो। तो ये जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है, हमारे जो महापुरुषों का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसको रिवीजन ही मान लें। इसलिए रिवीजन कि उन्होंने आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जो मुहिम चलाई, उन्होंने देखा कि इस आडंबर से हमारे समाज का, हमारे लोगों का शोषण होता है और शोषण के साथ साथ में जीवन नरक हुआ होता जा रहा है। इन लोगों ने उस आडंबर के खिलाफ, मैं तो कहा करता हूं, लोग कहते हैं कि पेरियारवादी और अम्बेडकरवादी नास्तिक होते हैं, हम तो कहते हैं कि पेरियारवादी अम्बेडकरवादी ही वो लोग हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर जिसने मानवता का सम्मान कर लिया, उसने जो सभी धर्मों का सम्मान अपने आप कर लिया। तो साथियों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से वैसे कोई संकोच नहीं है कि तमाम बार जो हो और चाहे आडंबर के खिलाफ हो, हरदोई सबसे अग्रणी रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब पेरियारवाद की शुरुआत हुई तो हमको लगता है हरदोई में सुरेश पाल जी के द्वारा ही शुरुआत हुई और आज पूरे उत्तर प्रदेश के में पेरियारवाद की गहरी होती जा रही है। साथियों, अभी सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, समझाया भी, उनके जीवन के बारे में भी बताया और साथ में ये भी बताया कि कैसे चला जाए। मार्गदर्शन उनके पत्तियों पर चलने के लिए भी प्रेरित करने का काम किया। अब मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लखनऊ जाना हो तो यहां से पूर्व जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे? ठीक उसी प्रकार से कि अगर आप सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, अगर आप व्यापार पर काबिज होना चाहते हैं, अगर आप नौकरियों में काबिज होना चाहते हैं, तो निश्चित
पढ़ाई लिखाई से शुरुआत करके और इन तमाम नंबरों से परे होते हुए को अलग करते हुए निश्चित अपने कर्मों पर भरोसा करते हुए और आगे बढ़ने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगर ये समझ लिया लड़का बनैया हुई अध्ययन बन जाएगी प्राइवेट कोई जरूरत नहीं है तो बन पाएगा काम। अगर ये आपने मान लिया भगवान बनवाइया हुए तो बनवाई नहीं होगा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, क्या बन पाएगा कभी अधिकारी नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और यही बताया हमारे महापुरुषों ने। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनके बताए हुए मतलब 10% ही उनके पसीनों पर चलने तो निश्चित तौर पर हमारा और तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुखी हो जाएगा। निश्चित तौर पर मान लीजिए कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जाइए तो निश्चित तौर पर हमारे बाबा साहब ने करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन उज्जवल कर दिया। पेरियार साहब ने करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन उज्जवल कर दिया और अपनी अच्छी बात बता के तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ से आप जावे ज्यादा न कर पाए तो एक दो लोगों को ही इस आडंबर और पाखंड से दूर हटा के निश्चित तौर पर उन्नति के रास्ते पर लाने का काम कर देंगे। निश्चित तौर पर साथियों अभी हमारे वक्ताओं ने बताया भी कि निश्चित तौर पर शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षा के लिए आगे बढ़िए। बिना शिक्षित हुए आप पशु समान जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए शिक्षा ही वो रास्ता है जो तमाम विकास के रास्ते खोलती है और उसके साथ में सत्ता। जब तक आप सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब भी समस्या ही बनी रहेगी। हालांकि लेकिन हाँ ये बात जरूर है, विधायक भले आप लोग न बना पाए लेकिन सभी पार्टियों को और पूरे देश में अपनी एकता की मिसाल को देते हुए करता हूं। विधायक बनना बड़े आसान है, जिसकी लायक किसी को टिकट मिल जाए विधायक बन जाए, लेकिन नेता बनना बहुत कठिन बात होती है। मैं सुभाष पाल इस पूरे समाज हरदोई के पूरे बाल समाज सहित अड़ोस पड़ोस जिन लोगों ने भावना को समझकर सदैव अपना संरक्षण और आशीर्वाद दिया, मैं उन सबको उन सब सहित जितने भी हमारे शुभचिंतक है पूरे प्रदेश में पूरे देश में सभी शुभचिंतकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत जो है उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें जो है धन्यवाद देता हूँ। इस बुरे से बुरे समय पर आप लोगों के खड़े होकर सुभाष पाल को समाज में राजनीति में जिंदा बनाए रखा। आप सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और भारी हैं हमारे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे जीवन में एक सर्जन अरुण मौर्य जी बैठे हैं, एक तरफ सर्वेश जनसेवा जी बैठे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज उन्होंने इस बाल बघेल धनगर समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया। महापुरुषों के आपने नाम सुन लिए कि कितने महापुरुष हमारी कौम में पैदा हुए। अभी विवेक जी ने कविता के माध्यम से बताया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इतिहासकारों से सीख मिलती है यारो, हक तो छीने जाते हैं, मांगे से भीख मिलती है। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान में वो जंग जीतने जा रहे हैं जिसका सपना आपके बुजुर्गों ने 90 कार्यकाल से देखा है।
जब आप समझ लें कि अपने महापुरुषों को, आपके समाज में जन्मे महापुरुषों को महान हस्तियां नतमस्तक करने लगे, अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर नमन करने लगे, तो समझ लो आप जंग जीतने के किनारे पर पहुंच गए। क्योंकि लोग बच्चों को पढ़ाते और लिखाते इसलिए हैं, सनातन धर्म, आध्यात्म धर्म और धार्मिक आडंबर पर जब बहुत सी चर्चा की गई, हमारे समाज के लोग बड़े पैमाने पर चले गए, लेकिन हमारे समाज में जो महापुरुषों ने बलिदान किया, उन्होंने अपने बलिदान से आपको ये बताने का काम किया कि अब अगर आपका कोई सच्चा मंदिर है तो वो विधानसभा है, और सच्चा मंदिर है तो वो लोकसभा है। अगर ये सच्चा मंदिर न होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके समाज में जन्मे पेरियार टीवी रामास्वामी नायकर को अपना महान गुरु नहीं माना होता। सच्चा मंदिर अगर है तो विधानसभा है, सच्चा मंदिर है तो लोकसभा है। आप उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों के बारे में सुनते हैं कि लोग निर्दलीय विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग जब चुनाव को मैदान में उतरते हैं तो उनकी मदद करने कोई नहीं करता। हमारे समाज के लोग ही उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी संख्या कम होती तो भागवत पाल भी लोक पत्रपाठी और कमला पत्रपाठी को नहीं हरा पाते। अगर तुम्हारी संख्या कम होती तो राजा रामपाल जी पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को चुनाव नहीं हरा पाते। अगर तुम्हारी संख्या कम होती तो राजूपाल जैसा आदमी, इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े नामचीन आदमी को चुनाव नहीं हरा पाता। अगर तुम्हारी संख्या कम होती तो नैनीताल के पास रामनगर से नारायण पाल जी ने 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता, जहां से पंडित नारायण आपकी कहीं संख्या कम नहीं है, केवल आपको एक होने की जरूरत है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे मंच पर हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्रद्धेय सुभाष पाल जी, जो क्रांतिकारी नेता है उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी नेता हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और शाहजहांपुर का एक एक बच्चा आपके हौसले को अफजाई करने के लिए हर समय तैयार रहेगा। सम्मानित साथियों, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे मंच पर सर्वेश जनसेवा जैसे लोग हैं, सर्जन अरुण मौर्य जैसे लोग हैं, कलेक्टर से रिटायर्ड प्रेम प्रकाश पाल जैसे लोग हैं, इसलिए आप ताकत में कहीं कम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब एक बार अमिताभ बच्चन को बहुत मायूस देखा तो उनके पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने 2 पंक्तियां उनके लिए लिखकर अपनी तकिया के नीचे रख दी। आज वो अमिताभ बच्चन दुनिया का सिने स्टार है, नंबर 1 पे जाना जाता है। वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी लाइनें लिखी थी, आज मैं अपने नौजवान साथियों के सम्मान में कहना चाहता हूं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही कीर्ति जब जाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुनिया से तुम्हें गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न शहर में मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज के आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 24 तारीख को